प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने 13 नवंबर के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी ED के बारे में। इसमें 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे, ED का एंड ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ED जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था। एक्चुअल में तो ये हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके साथ में दूसरे भी कुछ एक्ट्स हैं, इनके अंडर सारे जो भी प्रोविजंस होते हैं उन पे काम करता है। अलॉन्ग विद दिस जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उस पे भी। देन दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का, इन सब में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है वो सब ED के द्वारा हैंडल किया जाता है। ED का क्रिटिसिज्म बहुत सारा देखने को मिल रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी की कमी होती है एंड मोर देन दिस इनको ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। दे आर मेंट टू बी यूज फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बट दूसरी चीज़ों में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो डिजिटल या फिर वर्चुअली जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके बनाया जाता है उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। उसमें बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन ने बनाया था। देन वी हैड दिस टॉपिक रिकॉर्ड सीजर ऑफ कैश लिकर इन दी पोल बाउंड हिमाचल इलेक्शन कमीशन का। इसमें हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की थी। जो आर्टिकल 324 है हमारा, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है। ध्यान रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। पहली बार केरला में 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जिस दिन से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है और जब से रिजल्ट आता है तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहता है। देन मूविंग अहेड वी हैड दिस US की जो ट्रेजरी एक लिस्ट है US की करेंसी मैनिपुलेटर की, उसमें से रिसेंटली इंडिया को रिमूव कर दिया गया था। इस लिस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया। तो ये वो कंट्रीज़ है जो अपने खुद के करेंसी की वैल्यू को डिग्रेड करते हैं ताकि उन कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इंडिया भी इसके लिस्ट में था, बट इंडिया राइट नाउ इससे बाहर आ गया है। इस लिस्ट में जाने से ऐसा कोई सैंक्शन वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इमेज हमारी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। देन वी टॉक्ड अबाउट नेशनल लोक अदालत। ये GS2 का पॉलिटी का टॉपिक था। वी हैड अ PYQ फ्रॉम दिस थिंग। तो इसको हम लोग पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोग्राम है एंड इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था अंडर 1987 का एक एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। वहाँ से मोर देन दिस हमारे पास नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके अंडर में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी आता है। तो इसका जुरिसडिक्शन तो यही होता है, कोई ऐसा केस जो कोर्ट के पास पेंडिंग चल रहा है, फिर कोर्ट ने रेफर वगैरह किया हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और उसके द्वारा फिर फर्दर अपील नहीं की जा सकती। बेनिफिट ये होता है कि कोर्ट की फीस वगैरह जो होती है वो वापस हो जाती है। प्रोसीजर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, स्पीडी ट्रायल होते हैं, डायरेक्टली आप जजेस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। देन वी हैड तिरुपति's मेगालिथिक बरियल साइट्स इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। मेगालिथिक मतलब मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब जो होता है पत्थर। तो ये बड़े बड़े कुछ पत्थरों की कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं एंड इंडिया में मोस्टली चीज़ें हमको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। एक मैप था, ये मैप ज़रूरी है, यहाँ से पहले PYQs आ चुके हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट G20 का 2022 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी राइट नाउ इंडोनेशिया में चल रहा है। 2023 का जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। ये टॉपिक आज भी हम लोग जो देखेंगे उसमें हाईलाइट में आएगा। तो कुछ गेस्ट कंट्रीज़ होंगे इंडिया जब G20 की प्रेसिडेंसी लेगा, बांग्लादेश, इजिप्ट,
मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ये सब गेस्ट कंट्रीज होने वाले हैं। ट्रॉयका के अंदर हम लोगों ने बात की थी, एक वो कंट्री जिसने पिछले साल कंडक्ट किया था, वो कंट्री जो अभी करंट में कर रहा है, और वो कंट्री जो फ्यूचर में करेगा। तो इट वाज इटली, जिसने पहले किया था, अब इंडोनेशिया कर रहा है, और नेक्स्ट हमारा इंडिया करने वाला है। बेसिकली इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, तो प्रेसिडेंसी सर्कुलेट करती रहती है। स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट है। इसके ऊपर एक PYQ आ चुका है कि कौन से कंट्रीज इसका पार्ट है, 2020 में क्वेश्चन आया था। देन वी हैड दिस थिंग, GS के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर क्वेश्चन आया था कि एक्टिविस्ट ने कहा था कि गुजरात के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस, वहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद कर दिया जाए। तो पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पैसा दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है उसको ही अलॉट किया गया। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाइए, उनको पैसे दीजिए, वो आपको बॉन्ड देंगे, बॉन्ड आप पार्टी को देंगे, पार्टी उससे फिर बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकती है। 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख की ही डिनोमिनेशंस में ही लिए जाते हैं, और सिर्फ जो एलिजिबल पार्टी जिन्होंने पिछले लास्ट इलेक्शन में एटलीस्ट 1% सीट रिजर्व की होती है, उन्हीं के लिए होता है। इसके कुछ मिसयूज़ भी बहुत होते हैं। देन प्रेसिडेंट मुर्मू टू विजिट बिरसा मुंडाज विलेज ऑन November 15, ये अभी भी चलेगा, आज 14 नवंबर है, तो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को। 1875 में वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, और जो ट्राइब का रेबेलियन का पूरा था, उसमें उन्होंने बिरसैत की शुरुआत की थी मुंडा और ओराउन कम्युनिटी के लिए। एंड उसके बाद इनका एक्चुअली क्या था कि जो उलगुलन और जो ग्रेट टुमुल था, ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, प्रीलिम्स में आपका पहले, इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़, लैंड एलियनेशन की पॉलिसीज़ ला रहे थे, उनके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुंडा रेबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी आया था, एंड लोगों की अपनी प्रोटेस्ट की कैपेबिलिटी के बारे में उनको पता चला था। इसी दिन झारखंड का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और 32 ट्राइबल ग्रुप्स हैं झारखंड में, जिसमें मुंडा, कोल, संथल, ओरांव, खोंड, असुर, गोंड भी आता है। ये जो टॉपिक था सेल एडिटिंग वाला, ये हम लोगों ने कल मिस किया था। आज भी हम इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे टॉपिक्स ने ऑलरेडी स्पेस ले लिया है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल। मैं इसको मिस नहीं करूँगा। आने वाले 1-2 दिन में जब दूसरे टॉपिक्स कम होंगे, तभी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वाला हम लोग डिटेल में कवर पक्का करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है करना। इसमें 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के आ चुके हैं और 1 बार मेंस का आ चुका है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कल कवर किया था मंकी पॉक्स को लेकर के। तो WHO ने रिसेंटली इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होना चाहिए, उसमें पब्लिक हेल्थ का रिस्क होना चाहिए, और उसमें कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इससे पहले भी जीका वायरस को 2016 में, कोविड-19 को भी अभी रिसेंटली, और इबोला आउटब्रेक होता 2014 में, उनको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसान में आ सकता है। पहली बार 1958 में देखने को मिला था। ये सिम्टम्स वगैरह जनरली जो होते हैं स्मॉल पॉक्स की तरह ही हो जाते हैं, और मंकी पॉक्स के हम लोग स्मॉल पॉक्स से डिफरेंशिएट ऐसे कर पाते हैं कि हमारा जो लिम्फ ग्लैंड होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होता है, और 1/10 डेथ्स हो सकती है, यानी कि 10% फेटल चांसेस है। 100 लोगों में से 10 लोगों की डेथ हो जाती है। कोई वैक्सीन वगैरह इसके लिए अभी है नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने रिकमेंड किया था कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है इम्वानेक्स जो है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है मंकी पॉक्स के लिए। दिस वॉज अबाउट द प्रीवियस ईयर डेज न्यूज़। आज का जो न्यूज़पेपर है 14 नवंबर का, इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। G20 समिट टू फोकस ऑन फूड, एनर्जी एंड सिक्योरिटी हम लोगों ने कल कवर किया था। G20 की जो प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास आएगी, राइट नाउ ये इंडोनेशिया के पास चल रही है। देन मूविंग अहेड, हमारे पास जो टॉपिक है टू कवर, हाँ, हमारे पास ये एडिटोरियल है, बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस। सो एक $100 बिलियन के आसपास की फंडिंग की बात की गई थी। वो क्या है, उसमें गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, क्या कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए वो फर्दर कैसे हैंडल कर सकते हैं। देन सेविंग द प्रेशियस, रिसेंटली ग्राउंड वाटर के कंजम्पशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, उससे का एक एनालिसिस है दोबारा से, वी विल कवर दिस। देन द क्यूरियस केस ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये भी हम लोगों ने कवर किया था, बट ये एडिटोरियल में आया तो आज इसको रिवाइज करते हैं। जितने भी एडिटोरियल्स आए हुए हैं ना, ये सब संडे को लेकर के आए हुए हैं दिमाग में रख के, तो वी विल बी रिवाइजिंग देम। हमारे पास 4 एडिटोरियल हैं, द मैक्सिमम दैट आई विल बी कवरिंग इन 1 डे so far on this channel. Then collegium system of appointing judges is perfect. ये हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित, उन्होंने कहा था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था डे बिफोर येस्टरडे। पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम होता है, एंड गवर्नमेंट ने 2019 में एक अमेंडमेंट, 2019 नहीं, पहले एक अमेंडमेंट वो लेके आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से स्टक डाउन किया था। पॉक्सो इज नॉट मेंट टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल रिलेशनशिप, पॉक्सो एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 3-4 दिन पहले ही। देन आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर द न्यू एकलव्य स्कूल। इसमें हम लोग एकलव्य जो मॉडल होता है ना रेजिडेंशियल स्कूल्स का, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में क्या होते हैं ये।
देन वी हैव दिस एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। तो मोर देन 200 चाइनीज़ फिशिंग वेसल जो थे उनको रिसेंटली इंडियन ओशन में पहली बार देखने को मिला था। तो हम लोग यही जानेंगे कि ये इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, एक ओशियन के, किस कंट्री की कितनी रेंज होती है, कहाँ तक वो अपने व्हीकल्स को, अपने ट्रांसपोर्ट वाले वेसल्स को कंट्रोल कर सकता है। लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी स्काई रोड के एक रॉकेट लॉन्च की, जो कि एक पहला प्राइवेटली डेवलप रॉकेट होने वाला है। इसका नाम है विक्रम एस। तो इट वाज सपोज टू बी लॉन्च ऑन November 15, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। जब ये आएगा तब इसको भी कवर करेंगे इन डिटेल। देन वी हैव दिस टॉपिक, आर डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। तो ये 4th एडिटोरियल है। आज 4 एडिटोरियल कवर करेंगे। डेटा लोकलाइजेशन यानी कि जैसे मैं यहाँ पर कोई पेमेंट करता हूँ यूजिंग गूगल पे और पेटीएम, तो उसका डेटा वो इंडिया में स्टोर करेंगे अपने सर्वर के ऊपर गूगल वाले, या फिर वो लोग उसको दूसरी कंट्री में भेज देंगे, क्योंकि गूगल इज़ नॉट अ कंपनी ऑफ इंडिया। तो विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा लोकलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। ये हमारी नेवी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में UNCLOS के बारे में, या फिर हम इसको लॉ ऑफ द सी भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो 1982 में एक कन्वेंशन बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसमें ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सीज एंड ओशंस है ना, उनको एक फ्रेमवर्क में डाला गया था ताकि उनको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। तो पूरा का पूरा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चलेगा वर्ल्ड के ओशन एंड सीज में, एंड ओशन के और उनके जो होने वाले जो भी कनेक्टेड रिसोर्सेज हैं उन पर गवर्निंग के क्या रूल्स एस्टेब्लिश होने वाले। गवर्निंग मतलब शासन कैसे किया जाएगा। तो इंडियन ओशन के स्पेस में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हमारी भी, उनको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं रिलेटिंग टू द ग्लोबल रिस्पॉन्स। रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो दिसंबर 1982 में जमैका में इसको रेटिफिकेशन की स्टार्टिंग की गई थी, और 1994 में ये इट वाज एनफोर्स्ड। आज ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज रजीम है जो कि लॉ ऑफ द सी के सारे जो मैटर्स होते हैं उनसे डील करता है। राइट नाउ ये 186 कंट्रीज़ के द्वारा रेटिफाई किया गया है, जिसमें 164 में जो यूएन के मेंबर स्टेट्स आते हैं, प्लस में यूएन का एक ऑब्जर्वर स्टेट है पैलेस्तीन। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। यू कैन नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस इन डिटेल। इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया था 1995 में। US हैज़ फेल्ड टू डू इट सो फार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी है बट US हैज़ नॉट रेटिफाइड इट सो फार। कुछ चीज़ें हैं इसमें समझने की। एक बार छोटा सा डायग्राम देख लीजिए। पहले तो कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बेस लाइन ये है हमारी, ये हमारा 12 माइल तक का टेरिटोरियल सी होता है, 24 माइल्स तक का हमारा कॉन्टिग्यूस जोन होता है। देन हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक 200 माइल्स के बियॉन्ड का जो टाइम है ना, जो डिस्टेंस होता है, सॉरी नॉट टाइम, डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं हाई सीज। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा एक एबिस्मल प्लेन होता है, एंड दिस इज ऑल द लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट वी हैव 200 माइल्स तक का। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हम लोग 200 माइल्स तक की बात कर रहे थे। तो एज पर यूएन क्लॉज ये एक एरिया होता है बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल सी। ऑलराइट, इसमें कुछ लीगल रेजिम स्पेसिफिक होते हैं जो कि एक कोस्टल स्टेट के होते हैं। कोस्टल स्टेट क्या हो गया, कौन सा हो गया, दिस इज द कोस्टल स्टेट। ये जो कंट्री का लैंड है ना, जिसका मान लो इंडिया ये है, तो इंडिया एक कोस्टल स्टेट हो जाएगा यहाँ पर। इनके कुछ लीगल रेजिम हो गया यहाँ पर। राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर स्टेट्स आर गवर्न बाय रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कन्वेंशन। तो ऐसा नहीं है कि इस एक्सक्लूसिव जोन के अंदर कोई दूसरी कंट्री एंटर ही नहीं कर सकती। नो, दे कैन एंटर, ऑलराइट, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कितना हद तक वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे, कितना वो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, क्योंकि 200 माइल्स जोन तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो कोस्टल स्टेट होता है ना, उनके राइट्स ज़्यादा होते हैं, द कंट्री विच इट इज़ अटैच टू। तो इसको हम जनरली बोलते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है ये फ्रॉम द शोर। जो किनारा होता है फ्रॉम द शोर, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। तो इसमें पूरा एक्सप्लोरेशन करना, पूरा एक्सप्लॉइट करना है ना। फिर इसके नॉट जस्ट एक्सप्लोटेशन एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग, यू ऑल्सो हैव टू कंजर्व दिस एरिया। ये कंजर्वेशन वाला भी यहीं पर आएगा। इसको मैनेज करना है ना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के रिसोर्सेज को। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट। अब यहाँ पर कोई दूसरी अगर कंट्री के वेसल देखने को मिलते हैं, देन दिस कोस्टल कंट्री कैन रेज इश्यूज कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आए, वी आर हेयर रिस्पॉन्सिबल टू कंजर्व दिस थिंग, एंड इफ यू आर कमिंग हेयर टू एक्सप्लॉइट एंड टू एक्सप्लोर समथिंग, ईदर देयर आर सर्टेन, अगर हमने अलाउ किया है, कभी कभी हो सकता है ना कि इंडिया ने और मान लो दूसरी कंट्री, सपोज पाकिस्तान ही हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान ने कोई बायलैटरल ट्रीटी साइन की है कि ठीक है भाई आप आ जाओ हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, हमें कोई इशू नहीं है। बट देयर आर टाइम्स विच देयर आर नो बायलैटरल ट्रीटीज एंड एज पर द यूएन क्लॉज आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो परमिशन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट की होती है। दूसरी कंट्रीज आ सकती हैं बट कंडीशन बेस्ड है वो, इसलिए यूपीएससी कभी भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा, जो जनरल क्वेश्चन होंगे।
इंडियन लॉज क्या है, हमारे पास एक टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स का एक्ट है 1976 का। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो एरिया है बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल वाटर्स, और लिमिट है इस जोन की 200 नॉटिकल माइल्स। ये हम लोगों ने अपने लॉ में भी डिफाइन किया हुआ है। इंडिया की जो लिमिट है टेरिटोरियल वाटर्स की इज अ लाइन एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन। हमारे टेरिटोरियल वाटर्स कौन से होते हैं, ये वाला भी देखो, हम एज पर द यूएन क्लॉज इसमें 12 नॉटिकल माइल्स लिखा हुआ है, इंडिया का भी यही है 12 नॉटिकल माइल्स ही, ये हमारा टेरिटोरियल सी होता है। देन जो भी फॉरेन शिप्स होंगे अदर देन वॉरशिप, देखो एक्सक्लूसिव चीज़ें लिखी हुई होती है, कंडीशंस लिखी होती हैं। वॉरशिप के अलावा, अब वॉरशिप में सबमरीन भी हो सकता है और अंडर वाटर वेसल्स भी होते हैं, इनके अलावा बाकी जो भी होंगे उनको एक इनोसेंट पैसेज मिलेगा। इनोसेंट पैसेज मतलब दे कैन पास थ्रू दिस एरिया। टेरिटोरियल वाटर से आप पास कर सकते हो, आप इस रेंज से इंडिया के 12 नॉटिकल माइल से जा सकते हो, गुजर सकते हो। बट अगर इंडिया की गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप यहाँ पर आकर के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉटेशन कर रहे हो या यहाँ पर कोई वॉरशिप आ रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। गवर्नमेंट से मतलब यहाँ पर इंडियन नेवी एक्शन ले सकती है। तो इसमें बस ये पता होना चाहिए आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, थोड़ा सा टेरिटोरियल सी के बारे में, कि वहाँ पर एक सेफ पैसेज आपको, इनोसेंट पैसेज आपको अलाउ किया जा सकता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट एकलव्य मॉडल स्कूल्स। तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री पैनल था उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया आपने रखा है ना नए एकलव्य स्कूल्स के लिए, वो इम्प्रैक्टिकल है। अब पार्लियामेंट्री पैनल की जो बात है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या होते हैं। इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले जो पीवीटीजीज को लेकर था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें पूछा गया था इनमें से 3 करेक्ट हैं, कौन से। एक तो पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। सेकंड, अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। स्टैग्नेंट या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजीज। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PBTGs. Which of the following given statement are correct? 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. अब आपको इसका आंसर देना है। इसमें एक स्टेटमेंट है, अगर किसी को डेटा पता हो ना तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, इधर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट, दोनों में से एक करेक्ट है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है। और पीबीटीजीज के बारे में आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखते हो, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद होनी चाहिए। अच्छा, एक हिंट और दे देता हूँ आपको सीखने की चीज़। यूपीएससी ना कभी भी आपसे ये चीज़ नहीं पूछना चाहेगा क्योंकि एक लिस्ट है बहुत बड़ी, ठीक है। अब चाहे उसमें 95 हो, चाहे वो 18 स्टेट्स में हो, हमें नहीं पता, बट यूपीएससी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको कोंडा और रेड्डी के बारे में बहुत डिटेल में पता हो कि क्या कोंडा और रेड्डी इसके अंदर है नहीं, बिकॉज दे नो कि अगर 95 लिस्ट में होंगे, 95 नाम होंगे, तो उसमें से हाउ कैन ए पर्सन रिमेंबर कि कोंडा रेड्डी है नहीं, या फिर अगर वो 18 स्टेट में होंगे तो हाउ कैन ए यूपीएससी एस्पिरेंट रिमेंबर कि वो 18 में है नहीं। तो दैट्स वो क्या करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट को ना, इरूलर, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स के बारे में, ये वो करेक्ट ही देते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये तो आपको मैंने एक बता दिया कि द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, नाउ विच ऑफ देम इज रॉन्ग, उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, इधर 1 इज रॉन्ग और द 3rd इज रॉन्ग। तो ये तो हम लोग पहले हटा देते हैं। तो 1 या 3rd में से अब आपके पास ऑप्शन कौन से बच गए, देर आर सी एंड डी वाले ऑप्शंस। तो अब आपको आगे आंसर करना है, इफ़ यू कैन आंसर दिस थिंग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं EMRS। एक स्कीम थी जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे इंडियन ट्राइबल्स के लिए। अब आपको पहले एकलव्य के बारे में पता होना चाहिए। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, अर्जुन ने शिक्षा ली थी गुरु द्रोणाचार्य से। तो जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक ट्राइबल लड़का था, उसका नाम था एकलव्य। जब वो आया था द्रोणाचार्य के पास पढ़ने, तो द्रोणाचार्य कहा था कि नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ। तो द्रोणाचार्य जो क्या कहते हैं, एकलव्य जो था, वो एक तरीके से आज की डेट में बोले तो उसको दलित कह सकते हैं। ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय क्लैन। तो उसको उन्होंने एजुकेट करने के लिए, टीच करने के लिए, मेंटोर करने के लिए मना कर दिया था। बट एकलव्य जो था वो बहुत इंटरेस्टेड था, ही वांटेड टू लर्न आर्चरी। उसने क्या किया कि उसने ना एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, एक द्रोणाचार्य के नाम की। उसने मूर्ति को अपनी झोपड़ी वगैरह में जहाँ भी रखा, उस मूर्ति का पूजन करता था, उसको अपना गुरु मान करके। एंड वो छुप के देखता था, गुरुकुल से दूर पेड़ों में छुप करके देखता था कि द्रोणाचार्य जो है वो क्या क्या सिखाते हैं अपने शिष्यों को। तो जब वो उनको देख करके सीखता था और वो आकर के अपनी झोपड़ी में अपने गुरु की मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता था। एंड ही वॉज सो डिटरमाइंड कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। एंड एक बार क्या हुआ कि अर्जुन कहीं तीर मार रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, सडनली उसके पास एक एक्चुअली कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो अर्जुन ने उस आवाज़ को सुनकर तीर मारा, और जब वो कुत्ते के पास पहुंचा उसको पता चला कि उससे पहले एक तीर और लग चुका था उस कुत्ते को। देन समहाउ वहाँ से एकलव्य निकल के आता है। तो एकलव्य से वो पूछता कि क्या, अर्जुन ने पूछा कि क्या ये तीर आपने मारा। देन एकलव्य से यस, ये तीर मैंने मारा था। तो अर्जुन बहुत हैरान था
ही सेड कि तुमने किस गुरु से सीखा ये, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट हो नहीं पाया हूँ। तो उसने कहा कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा है। देन अर्जुन वॉज शॉक्ड कि द्रोणाचार्य से तो मैं सीखता हूँ, तुमने कैसे सीख लिया, तुम तो हो भी नहीं वहाँ पे। देन ही कॉल्स द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कम्स एंड मीट्स एकलव्य। द्रोणाचार्य को लगता है कि यार मैं दलितों को, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह को नहीं सिखाता हूँ और उसने मेरी मूर्ति से सीख लिया। ही आस्क्ड हिम एकलव्य तुमने कैसे सीखा। तो फॉर ए मोमेंट द्रोणाचार्य बिकेम वेरी इमोशनल कि यार किसी ने सिर्फ मेरी मूर्ति से इतना कुछ सीख लिया और मैं अर्जुन को इतना परफेक्ट बनाना चाह रहा था, वो नहीं बना पाया। तो आगे फिर स्टोरी ये है कि द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमको मैंने शिक्षा दी है तो तुम्हें मुझे शिक्षा जो दक्षिणा देनी होगी। तो एकलव्य ने कहा कि मैं आपको खुशी खुशी सब देने को तैयार हूँ, आप जो मांगेंगे। नहीं सर कि मुझे अपना अंगूठा दे दो, जो राइट थंब का अंगूठा होता है। अब राइट थंब का अंगूठा यूज़ करते हैं जो धनुष से तीर को खींचने के लिए, एरो को पीछे की तरफ पुल करने के लिए। अब अंगूठा नहीं रहेगा तो फिर वो कभी भी एक एक्सपर्ट एरो वाला पर्सन बन ही नहीं सकता। तो उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो एकलव्य का एक जो चीज़ थी वो वहाँ से प्रमोट होती है। जो ज्ञानी लोगों ने कहा कि एक्चुअल में द्रोणाचार्य के कारण ही एकलव्य पॉपुलर हुआ। जब द्रोणाचार्य ने उसको अंगूठा ले लिया था ना, तब जाके एकलव्य की पॉपुलैरिटी एक्चुअल में बढ़ी थी, अदरवाइज कोई एकलव्य को जान नहीं पाता। तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग परसेप्शंस है, बस आपको एकलव्य के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था। तो हमारे जो भारत का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, हम लोग एकलव्य को बहुत वैल्यू देते हैं कि कोई इंसान गुरु की मूर्ति से भी इतना कुछ सीख सकता है। तो इसलिए जो इंडियन ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया। अब रेजिडेंशियल स्कूल पता है, हॉस्टल वाले जो होते हैं वो वाले स्कूल बनाए गए थे। 1997 से 98 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वगैरह ने प्लान किया था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और इसमें जो करिकुलम होता है वो CBSE का फॉलो किया जाता है। इनका मेन एम होता है कि ट्राइबल बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो, उसमें सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं बाकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाए। राइट नाउ इंडिया में 384 ऐसे फंक्शनल स्कूल्स हैं जो कि मतलब एज पर द नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, आर्ट एंड कल्चर के अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट में। कवरेज की बात करते हैं तो उनकी जो गाइडलाइंस वगैरह थे ना एज ऑफ 2010, तो हर एक जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी वगैरह होती है ना, जहाँ पर 50% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन का एरिया होता है, उसमें उनको सेटअप किया जाता है। 2018-19 के बजट के अकॉर्डिंगली हर एक जो ब्लॉक होगा ना, जिसमें मोर देन 50% ST की पॉपुलेशन होगी और वहाँ पर एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन होंगे, उनके पास एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा बाय द ईयर 2022। अब देखो ये वाला पूरा का पूरा जो कवरेज है ना, ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, राइट। इसी चीज़ को लेकर के हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा था कि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये इम्प्रैक्टिकल है, राइट। अब देखो इस चीज़ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में? हाँ बन सकता है, क्योंकि CBI का ना एक वो होता है, जनरल कॉन्सेंट का क्राइटेरिया होता है, उसको लेकर के मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली CBI के जनरल कॉन्सेंट को लेकर, क्योंकि ये न्यूज़ में था और ये न्यूज़ में चल रहा था बंगाल को लेकर के। वेस्ट बंगाल में बात की जा रही थी, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है कि हम लोग इनका जनरल कंसेंट जो है हटाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि एकलव्य मॉडल स्कूल उतना बड़ा टॉपिक नहीं जितना कि CBI वाला था, क्योंकि CBI वाले में फिर फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के रिलेशंस आ जाते हैं। इसलिए तो EMRS के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होते हैं उनका फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो, है ना, उनको एम्पावर किया जाए, उनको चेंज एजेंट्स बनाया जाए, उनकी स्कूल से शुरुआत हो, उनके एजुकेशनल सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, एंड उनको एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं, उनको रेम्यूनरेशन भी मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है ताकि वहाँ पर एजुकेशनल फिजिकल एनवायरनमेंट बेहतर हो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमारे पास और दूसरे क्या क्या लीगल प्रोविजंस है। एक तो हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, ये अनटचेबिलिटी को लेकर है। देन वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। अभी क्या 14 डेज हो गए मेरे इस चैनल पर काम करते हुए, आई थिंक ये 3rd या 4th डे हम लोगों ने कवर किया था SC/ST एक्ट। प्रोविजन ऑफ पंचायत जो पीसा यानी कि 1996 में, देखो 1992 में 2 अमेंडमेंट्स आए थे, 73rd एंड 74th। उसके बाद पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरा लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया था। अभी भी इंडिया में हर स्टेट में पंचायत नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसको फिर फर्दर ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए 1996 में एक एक्ट आया था, उसको पीसा एक्ट बोलते हैं। देन वी हैव दिस रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 का। इसमें जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगल के जो पत्ते, लकड़ियाँ, जड़ें, फूल वगैरह होते हैं, उन सबको बेच करके अपना गुजारा करते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी 2006 में एक्ट आया था। दूसरे कुछ इनिशिएटिव्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर। तो ट्राइफेड है, ट्राइफेड में बेसिकली ये जो जंगल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना ट्राइबल्स के द्वारा जंगलों में, उसको मार्केट किया जाता है ताकि इनका लाइवलीहुड मेंटेन किया जाए। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी ट्राइबल स्कूल्स की। PVTGs होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, उसमें भी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल, यानी कि इनका थ्रेट और भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, वन धन को बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेशनल कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी। तो पहले नेशनल कमीशन जो था ना, शेड्यूल्ड ट्राइब का और कास्ट का एक हुआ करता था, इसको बाद में स्प्लिट कर दिया गया था 2003 में।
तो दोनों अलग अलग कमीशन बन गए थे। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, आपके बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट एकलव्य मॉडल स्कूल्स। तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री पैनल था उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया आपने रखा है ना नए एकलव्य स्कूल्स के लिए, वो इम्प्रैक्टिकल है। अब पार्लियामेंट्री पैनल की जो बात है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या होते हैं। इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले जो पीबीटीजीज को लेकर था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें पूछा गया था इनमें से 3 करेक्ट हैं, कौन से। एक तो पीबीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। सेकंड, अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। स्टैग्नेंट या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजीज। देयर आर 95 पीबीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PBTGs. Which of the following given statement are correct? 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. अब आपको इसका आंसर देना है। इसमें एक स्टेटमेंट है, अगर किसी को डेटा पता हो ना तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, इधर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट, दोनों में से एक करेक्ट है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है। और पीबीटीजीज के बारे में आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखते हो, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद होनी चाहिए। अच्छा, एक हिंट और दे देता हूँ आपको सीखने की चीज़। यूपीएससी ना कभी भी आपसे ये चीज़ नहीं पूछना चाहेगा क्योंकि एक लिस्ट है बहुत बड़ी, ठीक है। अब चाहे उसमें 95 हो चाहे वो 18 स्टेट्स में हो, हमें नहीं पता, बट यूपीएससी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको कोंडा और रेड्डी के बारे में बहुत डिटेल में पता हो कि क्या कोंडा और रेड्डी इसके अंदर है नहीं, बिकॉज दे नो कि अगर 95 लिस्ट में होंगे, 95 नाम होंगे, तो उसमें से हाउ कैन ए पर्सन रिमेंबर कि कोंडा रेड्डी है या नहीं। या फिर अगर वो 18 स्टेट में होंगे तो हाउ कैन यूपीएससी एस्पिरेंट रिमेंबर कि वो 18 में है नहीं। तो दैट्स वो क्या करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट को ना, इरूलर, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स के बारे में, ये वो करेक्ट ही देते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये तो आपको मैंने एक बता दिया कि द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, नाउ विच ऑफ देम इज रॉन्ग, उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, इधर 1 इज रॉन्ग और द 3rd इज रॉन्ग। तो ये तो हम लोग पहले हटा देते हैं। तो 1 या 3rd में से अब आपके पास ऑप्शन कौन से बच गए? देर आर सी एंड डी वाले ऑप्शंस। तो अब आपको आगे आंसर करना है, इफ़ यू कैन आंसर दिस थिंग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं EMRS। एक स्कीम थी जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे इंडियन ट्राइबल्स के लिए। अब आपको पहले एकलव्य के बारे में पता होना चाहिए। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, अर्जुन ने शिक्षा ली थी गुरु द्रोणाचार्य से। तो जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक ट्राइबल लड़का था, उसका नाम था एकलव्य। जब वो आया था द्रोणाचार्य के पास पढ़ने, तो द्रोणाचार्य कहा था कि नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ। तो द्रोणाचार्य जो क्या कहते हैं, एकलव्य जो था, वो एक तरीके से आज की डेट में बोले तो उसको दलित कह सकते हैं। ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय क्लैन। तो उसको उन्होंने एजुकेट करने के लिए, टीच करने के लिए, मेंटोर करने के लिए मना कर दिया था। बट एकलव्य जो था वो बहुत इंटरेस्टेड था, ही वांटेड टू लर्न आर्चरी। उसने क्या किया कि उसने ना एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, एक द्रोणाचार्य के नाम की। उसने मूर्ति को अपनी झोपड़ी वगैरह में जहाँ भी रखा, उस मूर्ति का पूजन करता था, उसको अपना गुरु मान करके। एंड वो छुप के देखता था, गुरुकुल से दूर पेड़ों में छुप करके देखता था कि द्रोणाचार्य जो है वो क्या क्या सिखाते हैं अपने शिष्यों को। तो जब वो उनको देख करके सीखता था और वो आकर के अपनी झोपड़ी में अपने गुरु की मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता था। एंड ही वॉज सो डिटरमाइंड कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। एंड एक बार क्या हुआ कि अर्जुन कहीं तीर मार रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, सडनली उसके पास एक एक्चुअली कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो अर्जुन ने उस आवाज़ को सुनकर तीर मारा, और जब वो कुत्ते के पास पहुंचा उसको पता चला कि उससे पहले एक तीर और लग चुका था उस कुत्ते को। देन समहाउ वहाँ से एकलव्य निकल के आता है। तो एकलव्य से वो पूछता कि क्या, अर्जुन ने पूछा कि क्या ये तीर आपने मारा? देन एकलव्य से यस, ये तीर मैंने मारा था। तो अर्जुन बहुत हैरान था। ही सेड कि तुमने किस गुरु से सीखा ये, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट हो नहीं पाया हूँ। तो उसने कहा कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा है। देन अर्जुन वॉज शॉक्ड कि द्रोणाचार्य से तो मैं सीखता हूँ, तुमने कैसे सीख लिया, तुम तो हो भी नहीं वहाँ पे। देन ही कॉल्स द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कम्स एंड मीट्स एकलव्य। द्रोणाचार्य को लगता है कि यार मैं दलितों को, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह को नहीं सिखाता हूँ और उसने मेरी मूर्ति से सीख लिया। ही आस्क्ड हिम एकलव्य, तुमने कैसे सीखा? तो फॉर ए मोमेंट द्रोणाचार्य बिकेम वेरी इमोशनल कि यार किसी ने सिर्फ मेरी मूर्ति से इतना कुछ सीख लिया, और मैं अर्जुन को इतना परफेक्ट बनाना चाह रहा था, वो नहीं बना पाया। तो आगे फिर स्टोरी ये है कि द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमको मैंने शिक्षा दी है तो तुम्हें मुझे शिक्षा जो दक्षिणा देनी होगी। तो एकलव्य ने कहा कि मैं आपको खुशी खुशी सब देने को तैयार हूँ, आप जो मांगेंगे। नहीं सर कि मुझे अपना अंगूठा दे दो, जो राइट थंब का अंगूठा होता है। अब राइट थंब का अंगूठा यूज़ करते हैं जो धनुष से तीर को खींचने के लिए, एरो को पीछे की तरफ पुल करने के लिए। अब अंगूठा नहीं रहेगा तो फिर वो कभी भी एक एक्सपर्ट एरो वाला पर्सन बन ही नहीं सकता। तो उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो एकलव्य का एक जो चीज़ थी वो वहाँ से प्रमोट होती है। जो ज्ञानी लोगों ने कहा कि एक्चुअल में द्रोणाचार्य के कारण ही एकलव्य पॉपुलर हुआ। जब द्रोणाचार्य ने उसको अंगूठा ले लिया था ना, तब जाके एकलव्य की पॉपुलैरिटी एक्चुअल में बढ़ी थी, अदरवाइज कोई एकलव्य को जान नहीं पाता।
तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग परसेप्शंस हैं, बस आपको एकलव्य के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था। तो हमारे जो भारत का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, हम लोग एकलव्य को बहुत वैल्यू देते हैं कि कोई इंसान गुरु की मूर्ति से भी इतना कुछ सीख सकता है। तो इसलिए जो इंडियन ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया। अब रेजिडेंशियल स्कूल पता है, हॉस्टल वाले जो होते हैं वो वाले स्कूल बनाए गए थे। 1997 से 98 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वगैरह ने प्लान किया था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और इसमें जो करिकुलम होता है वो CBSE का फॉलो किया जाता है। इनका मेन एम होता है कि ट्राइबल बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो, उसमें सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं, बाकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाए। राइट नाउ इंडिया में 384 ऐसे फंक्शनल स्कूल्स हैं जो कि मतलब एज पर द नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, आर्ट एंड कल्चर के अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट में। कवरेज की बात करते हैं तो उनकी जो गाइडलाइंस वगैरह थे ना एज ऑफ 2010, तो हर एक जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी वगैरह होती है ना, जहाँ पर 50% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन का एरिया होता है, उसमें उनको सेटअप किया जाता है। 2018-19 के बजट के अकॉर्डिंगली हर एक जो ब्लॉक होगा ना, जिसमें मोर देन 50% ST की पॉपुलेशन होगी और वहाँ पर एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन होंगे, उनके पास एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा बाय द ईयर 2022। अब देखो ये वाला पूरा का पूरा जो कवरेज है ना, ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, राइट। इसी चीज़ को लेकर के हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा था कि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये इम्प्रैक्टिकल है, राइट। अब देखो इस चीज़ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में? हाँ बन सकता है, क्योंकि CBI का ना एक वो होता है, जनरल कॉन्सेंट का क्राइटेरिया होता है, उसको लेकर के मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली CBI के जनरल कॉन्सेंट को लेकर, क्योंकि ये न्यूज़ में था और ये न्यूज़ में चल रहा था बंगाल को लेकर के। वेस्ट बंगाल में बात की जा रही थी, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है कि हम लोग इनका जनरल कंसेंट जो है हटाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि एकलव्य मॉडल स्कूल उतना बड़ा टॉपिक नहीं जितना कि CBI वाला था, क्योंकि CBI वाले में फिर फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के रिलेशंस आ जाते हैं। इसलिए तो EMRS के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होते हैं उनका फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो, है ना, उनको एम्पावर किया जाए, उनको चेंज एजेंट्स बनाया जाए, उनकी स्कूल से शुरुआत हो, उनके एजुकेशनल सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, एंड उनको एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं, उनको रेम्यूनरेशन भी मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है ताकि वहाँ पर एजुकेशनल फिजिकल एनवायरनमेंट बेहतर हो। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारे पास और दूसरे क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं? एक तो हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, ये अनटचेबिलिटी को लेकर है। देन वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। अभी क्या 14 डेज हो गए मेरे इस चैनल पर काम करते हुए, आई थिंक ये 3rd या 4th डे हम लोगों ने कवर किया था SC/ST एक्ट। प्रोविजन ऑफ पंचायत जो पीसा यानी कि 1996 में, देखो 1992 में 2 अमेंडमेंट्स आए थे, 73rd एंड 74th। उसके बाद पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरा लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया था। अभी भी इंडिया में हर स्टेट में पंचायत नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसको फिर फर्दर ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए 1996 में एक एक्ट आया था, उसको पीसा एक्ट बोलते हैं। देन वी हैव दिस रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 का। इसमें जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगल के जो पत्ते, लकड़ियाँ, जड़ें, फूल वगैरह होते हैं, उन सबको बेच करके अपना गुजारा करते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी 2006 में एक्ट आया था। दूसरे कुछ इनिशिएटिव्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। तो ट्राइफेड है, ट्राइफेड में बेसिकली ये जो जंगल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना ट्राइबल्स के द्वारा जंगलों में, उसको मार्केट किया जाता है ताकि इनका लाइवलीहुड मेंटेन किया जाए। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी ट्राइबल स्कूल्स की। PVTGs होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, उसमें भी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल, यानी कि इनका थ्रेट और भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, वन धन को बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। तो पहले नेशनल कमीशन जो था ना, शेड्यूल ट्राइब का और कास्ट का एक हुआ करता था, इसको बाद में स्प्लिट कर दिया गया था 2003 में। तो दोनों अलग अलग कमीशन बन गए थे। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, आपके बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस एडिटोरियल। पहला हमारा एडिटोरियल है, इसमें हम लोग बात करेंगे डेटा लोकलाइजेशन को। क्या डेटा लोकलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेसेसरी हैं और क्या वो प्रोपोर्शनेट हैं? इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को लिखा है निखिल नरेन ने। निखिल नरेन एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, जो कि न्यू दिल्ली में है। जब भी कभी कोई एडिटोरियल पढ़ो तो हमेशा उनके ऑथर के बारे में जानो। कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर भी ऑथर होते हैं, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, ये जो एडिटोरियल है बायस्ड है या नहीं है। अभी कंट्री में एक रूलिंग गवर्नमेंट है और एक अपोजिशन में गवर्नमेंट है, तो जब आप ऐसे एडिटोरियल को पढ़ो तो पता लगा कि वो एडिटोरियल लिखने वाला जो है वो कौन से है, रूलिंग गवर्नमेंट से या फिर अपोजिशन से। कभी कभी न्यूट्रल लोग भी आते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी लिखते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो प्रेफर करो कि ब्यूरोक्रेट्स के एडिटोरियल को आप मिस ना ही करो। प्रोफेसर वगैरह के कभी कभी बायस्ड मिलेंगे, नॉन बायस्ड मिलेंगे। हमेशा याद रखना, एडिटोरियल, ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में हमेशा बायसनेस मिलेगी, क्योंकि वहाँ वो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। बट
आपको पता है, यू आर स्मार्ट इनफ टू, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेटा वहाँ से निकालना है और आपको अपनी समझ कैसे डेवलप करनी है। डेटा लोकलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है? कंट्रीज़ के पास एक मैंडेट होता है कि जो भी डेटा उनकी कंट्री में डेवलप होगा वो उनके बॉर्डर्स के अंदर ही रहेगा, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हम हाउ वी आर स्टोरिंग द डेटा लोकली एंड वी कॉल इट डेटा लोकलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ये है कि डेटा जो है आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में बहुत इमेंस है, तो ये समझना ये दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। जो क्रॉस बॉर्डर डेटा का फ्लो होता है ना, वो अपने आप में एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। तो यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, उसको लेकर के एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी। उसमें पता चला था कि जो वो बिजनेसेस जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्लोबल ट्रेड के लिए, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दोज जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आजकल की इकोनॉमीज़ के अंदर बहुत एसेंशियल बन गया है कि कैसे हम लोग उस डेटा को प्रोटेक्ट करें, वो हमारी कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही रहे। अब जो एम्फोसिस यानी कि जो ध्यान दिया जाता है, फोकस दिया जाता है, वो होता है इस डेटा को लोकलाइज करा कैसे जाए। इसको लेकर के हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, और हर कंट्री का अपना अपना एक वेरिंग मैग्नीट्यूड है उन लॉज का। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम अ लिटिल बिट कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना है। द नीड फॉर द डेटा लोकलाइजेशन, ज़रूरत क्या होती है? अब डेटा है, हमारी कंट्री है, आरबीआई ने कुछ पहले मैंडेट वगैरह भी दिए भी थे। तो सबसे पहले तो हमारा पर्सनल डेटा होता है उसके अंदर, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट आप कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर आप गूगल ड्राइव पर कुछ डेटा सेव कर रहे होते हैं और आपने फेसबुक पर कोई डेटा अपलोड किया, दैट्स योर पर्सनल डेटा, राइट? यू नीड द डेटा टू बी प्रोटेक्टेड एंड यू आर यूजिंग द इंटरनेट टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सम मैनर और सम फॉर्म। जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन का ना एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होता है, ये यूरोपियन यूनियन का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बिजनेसेस है ना यूरोप के अंदर, उनके पास एक ऑब्लिगेशन होता है कि उनको डेटा यूरोप की बाउंड्री के अंदर ही मेंटेन करता है। अगर किसी भी केस के अंदर इस तरह का डेटा जो है वो किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो उसमें भी दूसरे प्रोटेक्शंस होते हैं, जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन में होते ही हैं। मोस्टली वहाँ पर ऐसे रूल्स होते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया हो गया, है ना, उनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। वहाँ पर भी ये होता है कि जो डेटा होगा वो क्रॉस बॉर्डर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो रशियन फेडरेशन का डेटा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कभी कभी जो स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं ना, जैसे रशियन फेडरेशन के हो गए, इनके कारण जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको थोड़ा सा डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज फील होता है। और अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस डेटा का कितना ज़्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ना बिजनेस पूरे तरीके से कर पा रहे होते हैं, ना गवर्नमेंट कर पा रही होती है। इसी बात को ध्यान में रख के ना, जब ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट मतलब जब ब्रिटेन जो था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था, तो तब डिसाइड किया गया था कि जो मोस्टली जो डेटा होगा ना, वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, एंड जो उनका यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है बिना किसी एडिशनल सेफगार्ड से वहाँ से यूके तक जाएगा। बट कभी कभी क्या कुछ रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर्स होंगे ना, तो जो यूके के लॉज होंगे वो एक्जैक्टली वही होंगे जो ये जीडीपीआर वाले होंगे। ठीक है, अब ये बहुत डिटेल में जाना ज़रूरी है नहीं, लेकिन एक आइडिया रखना ज़रूरी है। इसलिए क्या हो सकता है, कभी कभी ना रीजनली इन्फर किया जा सकता है कि जो मोटिव था डिफरेंट गवर्नमेंट्स का, वो था डेटा को स्टोर करना लोकली। वो सिर्फ डेटा की प्रिवेसी के लिए नहीं था कि लोगों की प्रिवेसी है, बल्कि उनको अपना डेटा के ऊपर कंट्रोल भी मेंटेन करना था। वो सीधे एक अदर साइड निकल के आ रही है, गवर्नमेंट लॉज बना रही है आपके डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, बट एट द अदर साइड गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू कंट्रोल द डेटा। इसके कारण क्या होता है ना, लॉ इन्फोर्समेंट के जो पर्पस वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े से और विजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी कोशिश करती है कि जो डेटा है उसको एक्सप्लॉइट करने की, है ना, अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें जो डेटा का लोकलाइजेशन के लॉज होते हैं ना, उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। दूसरा एक एस्पेक्टेड इस चीज़ से हुआ कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, कंज्यूमर का मार्केट कितना बड़ा है। तो एक इफेक्टिव डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, उनको हमें रीअसेस करने की ज़रूरत है। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, बिजनेसेस उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, बिजनेस उस डेटा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इफ इट इज़ हैपनिंग देन ओनली वी नीड टू मेक स्ट्रिंजेंट लॉज, एल्स वी कैन जस्ट अवॉइड इट। तो हम लोगों को पता है इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हमारा डेटा प्रिवेसी का बिल आया था, बट उसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उसको मनाही कर दी, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास जो रिकमेंडेशंस आई हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज से, हम उन सबको ध्यान में रख के इसको रिकन्सिडर करेंगे और दोबारा से प्रेजेंट करेंगे। देन कंसिडरिंग इंडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है आज के डेट में, डेटा क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड डेटा लोकलाइजेशन इसलिए एसेंशियल हो भी गया है। कुछ गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि एक डिजिटल ट्रेड में एक बैरियर बन जाएगा अगर हम लोग इस तरह की डेटा लॉज लेके आएंगे तो, लेकिन इस तरह के लॉ की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी इंडिया का डेटा इंडिया से बाहर चला जाता है, तो वहाँ से डेटा लेके आना, उनसे निकलवाना बड़ी प्रॉब्लम होती है।
तो हमारी कंट्री में डिजिटल पेमेंट जो है वो हाईएस्ट जा रहे हैं धीरे धीरे स्लोली। एक टाइम पर हम लोग वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ और हाईएस्ट वैल्यू के ट्रांजैक्शन करने वाले हैं डिजिटल एरा के अंदर। जब से यूपीआई आया तो अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए एक नई चीज़ बन गई है। तो आरबीआई ने कुछ समय पहले मैंडेट किया था कि जो पेमेंट का डेटा होगा ना वो इंडिया में ही रहेगा, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग इंडिया में ही करेंगे। वी विल नॉट बी कंसिडरिंग कि आप पेमेंट का डेटा इंडिया से बाहर लेके जाओगे। नाउ व्हाट इज़ द फ्लिप साइड फॉर दिस, इसकी दूसरी साइड क्या हो सकती है? जैसे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी पावर्ड एज है ना वो हमारे ट्रेड को एक अलग ही लेवल से इम्पैक्ट करती है। तो रिस्ट्रिक्शन अगर मैंने लगा दिया डेटा के फ्री फ्लो के ऊपर, है ना, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट तो जाएगा ही जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पे ही जाएगा, उससे हमारे लोकल के ऊपर भी आएगा। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबल एंड लोकल का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ग्लोकलाइजेशन। तो आप ऐसे लॉज बनाओगे उसमें ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा, सिर्फ लोकल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन को देखती है एक पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी से, और डेटा का जब ब्रीच होता है तो उसको काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इट कैन, क्योंकि लोकलाइजेशन ऑफ डेटा है तो सिक्योरिटी को ज़्यादा वल्नरेबल भी कर सकता है। तो पर्टिकुलरली ये उन कंट्रीज़ के लिए होता है जहाँ पर आईटी का सेक्टर जो है बहुत पुअर होता है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर ओवर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करती हैं डेटा सर्विलेंस के लिए, एंड इस कारण से वहाँ पर डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा बेटर होता है। प्लस में वहाँ पर लोकल सर्विलेंस के भी काफ़ी रिस्क होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं डेटा लोकलाइजेशन की। एडिशनली जो वेरिड नेचर है ना कंप्लायंसेस की डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसके कारण एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कुछ डिफिकल्टीज आती है। एग्जाम्पल के लिए जो कजाकिस्तान है ना, अब कजाकिस्तान में जो वेबसाइट वगैरह बनती है ना, उनमें जो डोमेन एक्सटेंशन होता है, जैसे यहाँ पर होता है ना www. फॉर एग्जाम्पल google.in होता है, amazon.in, तो IN का मतलब यहाँ पर इंडिया का एक्सटेंशन है। तो कजाकिस्तान के अंदर जो एक्सटेंशन लगता है ना वो लोग अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं .kz। तो उनके जो फिजिकल सर्वर्स हैं जो उन्हीं की कंट्री में लोकेटेड है, वहाँ पर उनके लिए कंपलसरी कि उनकी वेबसाइट्स पर जो डोमेन नेम होता है ना उसका एक्सटेंशन .kz हो। मलेशिया के अंदर उनका इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना होता है डेटा का, तो वो कुछ कंसेंट चाहिए होता है, सहमति चाहिए होती है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने से रोकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने डेटा को ट्रांसफ़र होने से रोकती हैं, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट की बात है। इट्स मोर अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो जो कि अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सारी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। इस तरह की वेरिएशंस जो है हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, नेचर ऑफ बिजनेसेस में। फर्दर अगर हम लोग डेटा लोकलाइजेशन का मैंडेट करते हैं ना, तो इससे बिजनेस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा डाउन साइड ये होता है कि मोनोपोली आ जाती है ना, स्मॉल और मिड साइड बिजनेस जो होते हैं मार्केट से गायब होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा ही फेल्ट किया जाएगा, वो डेली कंज्यूमर्स को भी द्वारा भी फेल्ट किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने एक्सटेंशन देखा, ग्लोबल के साथ साथ लोकल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, बिग बिजनेस से लेकर के वहाँ से स्मॉल बिजनेस तक, लोकल बिजनेस तक भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रॉब्लम यह कि जो नेचर होती है ना ऑटोमेशन की, जो डेटा सेंटर्स में ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिन ऑटोमेशन के कारण डेटा को लोकली सर्व कर सकते हैं, उसमें ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, बल्कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो एक और ड्रॉबैक देखा आप लोगों ने, एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं होता है। तो हम क्या करें जी? अब हमको डेटा तो लोकलाइज करना ही है। प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख ली हैं इतनी, है ना, मल्टीपल साइड्स भी हम लोगों ने देख ली। एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेके चल सकते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब होता है, एक तो स्टेक होल्डर होता है हिस्सेदार। अब एक हिस्सेदार तो होने वाला है नहीं, इसमें मल्टीपल हिस्सेदार होने वाले, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी है, इसमें पॉलिसीज़ भी मेकिंग भी होती है, गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी है, डिफेंस है, सोशल मीडिया, सो मैनी स्टेक होल्डर्स आर देयर। डेटा के कारण जो बिजनेस वगैरह होता है ना, और बिजनेस में अगर फर्दर डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो हमारी ग्रोथ एंड इनोवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी जिस तरीके से हमारा जो टेक्निकल ग्रोथ हो रहा है ना, हमारा जो ग्राफ है टेक्निकल ग्रोथ का, वो इंक्रीज़ ही करता जा रहा है। ऑलराइट, गवर्नमेंट की जो है वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट स्टैंडर्ड्स निकाल रही है, जैसे इंक्रिप्शन वगैरह लेके आ रहे हैं, ताकि और भी मजबूत कानून बनाया जा सके डेटा लोकलाइजेशन के लिए। तो एक इंसान को ये देखना पड़ेगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ना, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बेस्ड है। सॉवरेनिटी मतलब यहाँ पर संप्रभुता के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया के पास अपना खुद का कंट्रोल है। तो डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड में हम लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी ट्रबलसम भी हो गया है। कुछ जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ हैं, साइबर क्राइम के, ऑनलाइन डेफेमेशन के, जो बहुत हद तक इंटरनेशनल कंट्रीज़ के कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। एक कंट्री में बैठ के आप दूसरे कंट्री के ऊपर कोई साइबर क्राइम कर दोगे तो उसके बाद तो दोनों कंट्रीज़ को आपस में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डील करना पड़ेगा ना। तो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हमको मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ चलें। तो उससे ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डेटा के लोकलाइजेशन को ही देखेंगे, बल्कि हम लोग दूसरे इशूज़ जैसे प्रिवेसी, गवर्नेंस को भी हैंडल कर पाएंगे।
फिर ग्लोबलाइजेशन अप्रोच है, एक अच्छा मेथड है डिजिटल स्पेस में, जहाँ पर लॉज को हम लोग हार्मोनाइज कर सकते हैं ग्लोबली, बट बाई पेइंग अटेंशन टू द लोकल इंटरेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग डेटा लोकलाइजेशन की प्रेसिंग नीड्स को देखेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेस्टिक सिस्टम की सिक्योरिटी है ना, उसमें बहुत सारा जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम लोग किसी तरीके से सिक्योर कर लें, एटलीस्ट सेंसिटिव डेटा को सिक्योर कर लें ना। और इस बात में कोई डिनाई करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारा आईटी सिस्टम की रोबस्टनेस होती है, रोबस्टनेस मतलब जो बॉल्डनेस, जो मजबूती होती है, जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो इंपॉर्टेंट तभी रहेगी जब हमारा डेटा का स्टोरेज लोकल लेवल के ऊपर स्टोर रहेगा। दिस वॉज अबाउट डेटा लोकलाइजेशन। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट डेटा लोकलाइजेशन इन डिटेल एज मच एज यू कैन। वी हैव दिस एडिटोरियल द क्यूरियस केस ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये टॉपिक मैंने 2 बार पहले कवर कर दिया है पिछले 14 डेज़ में, आज ये 3rd टाइम होने वाला है क्योंकि इस पर एडिटोरियल आया था। एडिटोरियल में ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, पॉइंटर्स मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो कार्तिक राजा करुप्पसामी जो हैं ये एक डॉक्टरल कैंडिडेट हैं जो जेएनयू में पॉलिटिकल स्टडीज़ का सेंटर है वहाँ पर। इसके अलावा एक ये को एडिटर भी हैं, एक शूद्रास विजन फॉर ए न्यू पाथ करके कुछ, या तो मैगजीन होगा या न्यूज़पेपर हो सकता है। इनके साथ प्रोफेसर कांचा इलाइया भी हैं, तो दोनों मिलकर के इसके को एडिटर्स हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्तिक राजा करुप्पस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी समरी एक तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें एक साइड को दिखाया गया है मोस्टली, और वी माइट नीड टू अंडरस्टैंड द अदर साइड्स ऑल्सो, बट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बड़े अच्छे मिले थे। जैसे जब इन्होंने बात की थी कि व्हाट रिजर्वेशन मीन्स, तो इन्होंने नाम बताया था कि अम्बेडकर और जो ईवी रामास्वामी थे ना, उन्होंने कहा था रिजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ नॉट एज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। हम गरीबी हटाने के लिए रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, हमारा हक, हमारा जो अधिकार इसमें मिलता है ना रिप्रेजेंटेशन का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिसेंटली हमको सबको पता है कि रिजर्वेशन जो था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10% का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि अपर कास्ट के लिए है। अभी तक रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा था? बैकवर्ड कास्ट वगैरह को, है ना, ओबीसी को, SC STs को। बट इन्होंने कहा कि 103rd अमेंडमेंट जो किया गया था जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन आपने दिया, ही सेड दे सेड कि दिस इज फॉर द अपर कास्ट जो कि जनरल कैटेगरी में आता है एंड दिस इज ओके, इट कैन बी गिवन, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है फाइनेंशियल बैकवर्डनेस की। पॉइंट ये था रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन को हमेशा से हम लोग जो इनजस्टिस होती आई है, जो शूद्र और दलित के साथ होता है, हम लोग उनके साथ लिंक करते आए हैं। जब एंटी कास्ट मूवमेंट आया था तब ये आइडिया निकल के आया था रिजर्वेशन का कि इस तरीके से हम लोग इंडिया में एक इगैलिटेरियन का सोशल ऑर्डर ला सकते हैं। इगैलिटेरियन वर्ड के अंदर हम लोगों को इक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, RIAN, इगैलिटेरियन, जिसमें एवरीवन इज इक्वल, ट्रीटेड इक्वली, है ना। तो हमारा पॉइंट क्या था? सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि सामाजिक तत्व पे और जो हमारे जो पॉलिटिकल जो हो जाते हैं, इन दोनों में हम लोग इक्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, फेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, एंड जो ह्यूमंस के ऊपर जो बहुत सारा एस्क्रिप्टिव स्टेटस डाला गया है, इन ह्यूमन तरीके से उनको एक्सक्लूड किया गया है, क्या हम उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं। तो रिजर्वेशन को हम लोग पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लेके आते हैं, एंड फॉर दोज दैट ऑल दोज इन द हियरार्की दे कैन पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। पूरी की पूरी कैटेगरी में लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास है वही नेशन बिल्डिंग पे काम करेगी। नो, एवरीवन कैन कम अप, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। लेकिन जो ये आइडिया है ना, ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट वगैरह को अपील नहीं करता। उस समय भी अपील नहीं करता था, अब भी अपील नहीं करता। उन लोगों को लगता है कि जो नेशन है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टेटस क्वाइस्ट, जो कि हियरार्कियल बीइंग था, एंड नॉट द फ्यूचरिस्टिक इगैलिटेरियन बिकमिंग। उन्होंने कहा कि जो जैसा है वो वहीं से नेशन बिल्डिंग करे। आप उनको कुछ नया क्रिएट करके, नया उनको अपलिफ्ट करके, या फिर इस बहाने से आप उनको वीक फील कराते हो। तो ओपिनियन है, अलग अलग लोगों के ओपिनियन होते हैं और हर ओपिनियन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड वैल्यू दैट। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है तो हम लोगों ने जान लिया, और 103rd अमेंडमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है ना। अभी तक क्या होता था कि मेरिट जो था ना, मेरिट मतलब यू परफॉर्म एंड द रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एज पर द परफॉर्मेंस। मेरिट को हम लोग एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करके आए थे रिजर्वेशन के अंदर। होता क्या आता है कि पहले ब्राह्मण्स का हमको पता था, 4 तरह के हमारे पास जो कैटेगरीज बनती थी ना, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, और वैश्य थे, एंड देन शूद्र थे। तो वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन वाले होते थे, क्षत्रिय मतलब जो जनरली फाइटर्स एंड किंग्स वगैरह होते थे, शूद्र मतलब जो आज की डेट में हम लोग SC STs बोल सकते हैं, ब्राह्मण मतलब जो वाइज वंस कहते थे इनको। तो पहले 4 कैटेगरी चलती थी, इसको हम वर्ण सिस्टम बोलते थे। उस समय ज़माने में क्या होता था ना, हिस्टोरिकली ब्राह्मण्स के पास एक मोनोपोली थी, सेक्रीफाइस यही करेंगे, गिफ्ट वगैरह इन्हीं को मिलेंगे, प्रीस्ट पंडित यही बन सकते हैं, स्पिरिचुअल मेंटोरशिप यही कर सकते हैं,
ना, टीचिंग वगैरह का काम इन्हीं के पास होगा। वैश्य जो थे इनके पास मोनोपोली थी कि वेल्थ ये जनरेट करेंगे, प्रोफेशन यही करेंगे। अभी जो मोनोपोलीज थी ना, ये सारी की सारी मोस्टली निकल के आ रही मनुस्मृति के कारण, है ना, और कुछ जो अर्थशास्त्र में मेंशन था। तो जो टॉप 3 वर्णास थे ना, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इनके पास लर्निंग का एक्सेस था। कॉलोनियल एरा के अंदर, है ना, कुछ प्रोग्रेसिव प्रेशर डाले गए थे, है ना, मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी, डेमोक्रेटाइजेशन की बात की गई थी। ट्रेडिशनल मोनोपोलीज थी ना, जनरली जो कास्ट के ऊपर बेस्ड थी, है ना, इनको फिर बाद में सेक्युलर डोमेन्स के अंदर डिफ्यूज कर दिया गया था। सेक्युलर मतलब एवरी रिलीजन विल बी कंसिडर्ड इक्वली इन दैट मैनर। फिर प्रोफेशन वगैरह आ गए थे। अब जो लीडर्स की प्रोफेसिंग जो इक्वालिटी होती है ना, जैसे कि ज्योतिराव फूले थे, पेरियार थे, अंबेडकर थे, ये चाहते थे कि ये जो कुछ प्रोफेशंस के अंदर हम लोग आर्बिट्रेरी रिजर्वेशन देते हैं ना, इसको हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली ना फैंसीफुल मिथिकल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है। एसेंशियली जो मिशन था वो था डी रिजर्व कर देना एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, है ना, कुछ हैंडफुल कास्ट के लिए अवेलेबल था, उसको अवेलेबल कर देना सबके लिए, रिमेनिंग के लिए भी। ये जो मेरिट का मंत्र था ना, ये बहुत इफेक्टिव था, है ना। एटलीस्ट इसने डी रिजर्वेशन का प्रोसेस को कहीं ना कहीं दिमाग में ला दिया था लोगों के, इट वॉज विजिबल टू द पीपल। बट जब ये जो बिल आया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ये पास किया गया था जल्दबाजी में पार्लियामेंट में 2019 में, देन देयर वाज नो कंसर्न फॉर मेरिट। अभी ओपिनियन है राइटर का, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे कि वो हम काउंटर आर्ग्यूमेंट देने के लिए नहीं है यहाँ पर एट दिस मोमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इसकी जो राइटर है वो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। कैटेगराइजिंग द पुअर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाहते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो जजमेंट था रिसेंटली, बेसिकली अब बीजेपी है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, और 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट लाया गया था 103rd। तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया था ये बीजेपी के द्वारा लाया गया था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जिन लोगों को हम लोगों ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ये रिजर्वेशन दिया है, क्या वो एक्चुअल में इतने पुअर हैं? आर दोज इन द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी रियली इंडियाज पुअर? अब जो इंडिविजुअल अपर कास्ट से आता है ना, कम्युनिटीज़ का, जो इंसान अर्न करता है अप टू 8 लाख पर ईयर, है ना, तो हो सकता उसको हम लोग दे तो रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, बट हो सकता है कि उसके पास एक 1000 स्क्वायर फीट का घर भी तो हो। हमने अर्निंग की बात की है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है पहले से, ठीक है। हम उसको इकोनॉमिकली वीक बुला रहे हैं। इंडिया में मोर देन 30 करोड़ सिटीजन्स, 30 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन्स जो है ना, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हो गया कि अर्बन एरिया में आपके पास 32 रुपये हैं पर डे के लिए, और रूरल एरिया में आपके पास पर डे खर्च करने के लिए 27 रुपये हैं। अगर आप इससे या फिर इससे कम करते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हो। अब एक डेटा है इंडिया का ही, ओवरऑल जो डेटा है उसमें इंडिविजुअल स्टेट्स का भी है, वो बताता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो ओबीसीज होते हैं ना, इनका हायर शेयर है पुअर पीपल के अंदर देन दी अपर कास्ट इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। आज की डेट में हम लोग ऐसी कंट्री में रह रहे हैं ना, जहाँ पर एक हाउस होल्ड जो अर्न करता है मोर देन 75 पर डे, उसको हम लोग अबाउ द पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं। लेकिन एक अपर कास्ट का हाउस होल्ड जो अर्न करता है ₹2222 पर डे, उसको हम लोग इकोनॉमिकली वीक कंसिडर कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो डेटा था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हाउस होल्ड्स हैं जो अर्न करते हैं मोर देन 10 लाख रुपीज़, वो लेस देन 1% ही है हमारे पॉपुलेशन की। तो मतलब कि 99% पॉपुलेशन को हम लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं। गेटिंग दिस थिंग, ये लूप होल्स हैं कुछ। वैन यू बिकम दी ऑफिसर्स, जब आप बनोगे कल को ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, आपको समझना पड़ेगा इनको और गहराई से जा करके। प्रॉब्लम ये है, आपने रिजर्वेशन की बात तो कर दी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कैटेगरी को आपने रिजर्वेशन दे दिया वो 99% है हमारी पॉपुलेशन का। तो 1990s में कुछ रिनॉन्ड स्कॉलर्स वगैरह थे जो कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ से बिलोंग थे, उन्होंने मंडल कमीशन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन का जो डेटा है ना, क्रेडिबल नहीं है। इनफैक्ट मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी, वो उसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया था वो आया था हमारे 1891 के सेंसस का, 1931 के सेंसस तक का। उन्होंने कहा कि वो डेटा इस्तेमाल किया गया है। फर्दर जो बीपी मंडल था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था बैकवर्डनेस का। उन्होंने बात की थी सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड डायमेंशंस है। बट अब ना ये जस्टिफिकेशन क्रेडिबल है, ना ये डेटा क्रेडिबल है, खासकर जब हम बात करते हैं कि अपर कास्ट के पुअर को हम लोग 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपेचुएट इनइक्वालिटी। ये मंडल कमीशन के वर्ड्स थे, इसमें हमें जाना नहीं है, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क कि मंडल कमीशन ने क्या कहा था, ये बस समझने की बात है यहाँ के लिए। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कोटा को गो अहेड देते हैं कि जाओ ठीक है, वी अलाउ दिस थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, अनइक्वल्स को दोबारा से इक्वेट कर दिया है, जो कि मंडल कमीशन ने कहा था कि इसके द्वारा इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। अब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा है ना, ये अनफेयर हो गया है, क्योंकि ये सोशल जस्टिस के आइडिया को ट्विस्ट कर दे रहा है। ये उन कम्युनिटीज़ को प्रिविलेज दे रहा है जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज हो सकती हैं। हालांकि जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था 1990s में, तो पॉलिटिकल पार्टी जो थी पूरे स्पेक्ट्रम में उन्होंने अपोज किया था। राइट विंग ने डिक्लेयर किया था, रथ यात्रा निकाली थी, है ना, उन्होंने बैकवर्ड जो कास्ट थी उनके अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया था मंडल कमीशन के सवाल से।
फिर उन्होंने लोअर कास्ट को रिलीजन एजेंडा से जोड़ा था, राम मंदिर से, बाबरी मस्जिद से। उन्होंने कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा पुश अवे कर दिया था उनके फेयर प्रपोर्शन के क्लेम से। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में यूनिवर्सल ऑपरेशन देखने को मिला था मंडल कमीशन का, AWS कोटा का, है ना। एंड बिना किसी केयर के एक प्रेसिडेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% की जो सीलिंग है ना, इट इज़ नॉट इनफ्लेक्सिबल। एक तो होता है फ्लेक्सिबल, तो उन्होंने कहा था पहले कि फ्लेक्सिबल है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंगली 50% से ऊपर की रिजर्वेशन हम लोग नहीं देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि नॉट इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 50% से ऊपर की रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये पॉइंट था पूरा का पूरा AWS कोटा का। अब मैंने ये टॉपिक 3 बार रिपीट कर दिया है। आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन अनटिल और अनलेस इसमें कुछ नया कोई चीज़ आती है। तो और आई थिंक आज के लिए हम लोग अभी ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, वीडियो वरना लेंदी हो जाएगा। अभी 7:14 तो हो ही चुके हैं। अब इसको सेव करना है, रेंडरिंग होगी, अपलोडिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोबेबली 8 सवा 8 बजे तक की वीडियो आपको अवेलेबल हो पाएगी। तो जो 2 एडिटोरियल रह गए और एक क्रिस्पर वाला, 3 टॉपिक हमारे पेंडिंग में चल रहे हैं। आई डेफिनेटली फॉर श्योर मैं इनको 15 नवंबर को अपलोड कर दूंगा। तो मैं इस वीडियो में प्रॉमिस कर देता हूँ, अगर कहीं मैं अपनी बात से मुकर ना जाऊँ। 3 टॉपिक है, एक क्रिस्पर वाला है हमारा जो 13 नवंबर का पेंडिंग चल रहा है, और उसमें एक ये हमारा ग्राउंड वाटर का एडिटोरियल है, एंड एक हमारा क्लाइमेट फाइनेंस का भी एडिटोरियल है। ये 3 टॉपिक आप लोगों को 100% 15 नवंबर को वीडियो में देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस एंड कीप आंसरिंग दीज PYQs। ये रिपीट होंगे। व्हेन यू आंसर द PYQs यू टेंड टू लर्न मोर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ना उसको पर्टिकुलर टाइम को टैग करके आंसर किया करो। अभी चैनल नया है, आई नो देर आर वेरी लेस व्यूज, देर आर वेरी लेस सब्सक्राइबर्स, बट विद टाइम दिस विल इवॉल्व। आई कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव एज लॉन्ग एज आई कैन। और स्टार्टिंग में होता है, जब प्रीवियस चैनल भी स्टार्ट किया था तो भी इनिशियली बहुत कम रिस्पॉन्स था, बट इवेंचुअली इट गियर्स अप। ओके, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्जाम।